भारतीय संविधान वर्षन रहा है। यद्यपि पुस्तक में उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। भारतीय संविधान में संघीय क्या तरह के संगठन संविधान के संघीय लक्षण स्पष्ट है कि भारतीय संविधान संघीय और उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी इसी का प्रतिपादन करता है। सार्वभौमिक बनाम भारत संघ के मामले में भारतीय संविधान को संघीय घोषित किया है और संघीय संविधान को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। असममित संघवाद मैट्रिकल इसका अर्थ है कि सभी राज्यों के लिए संविधान के भाग 6 में एक समान प्रावधान होते हुए सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भौगोलिक विविधता चिकित्सा इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की रचना की गई है। जो प्रावधान जैसे 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू किए गए हैं। 4 राज्यों में 8वीं अनुसूची के प्रावधान लागू किए गए हैं। संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान इतने के तहत किए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं। समझौतावादी संघवाद की बात करते हैं। इसका आशय है कि संघीय प्रणाली संघ और राज्यों की सरकार के बीच मूल तौर पर आधारित होता है। यह स्थिति संघ में गठबंधन सरकार के दौरान उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अतः केंद्र की सरकार के निर्माण में राज्यों की भूमिका भी बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि इसमें सरकार का स्थायित्व राज्यों के मूल तौर पर निर्भर करता है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि भारत में समझौतावादी संघवाद है, जैसे इतने के मध्य और सहकारी संघवाद। इसका आशय है कि केंद्र राज्य और राज्य सरकार पर परस्पर सहयोग और सहायता के आधार पर कार्य करती हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। यद्यपि भारत की संघीय प्रणाली में अनेक गैर संवैधानिक प्रावधान भी सहकारी संघवाद की स्थापना में सहायक हैं। भारत में संघीय प्रणाली के लक्षण संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 252 इस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा सहमति प्रकट करने पर संसद उनके लिए राज्य सूची के
रुचि के किसी विषय पर कानून बना सकती है। ऐसे कानून वे राज्य भी लागू कर सकते हैं जो सहमति देने में शामिल नहीं थे। ऐसे कानून में संशोधन संसद कर सकेगी। अनुच्छेद 258 राज्यों की सहमति से केंद्र के द्वारा अपना कोई कार्य राज्यों को सौंपना। अनुच्छेद 258 केंद्र की सहमति राज्यों द्वारा अपना कोई कार्य केंद्र को सौंपना। अनुच्छेद 262 संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के उपबंध कर सकती है। 263 राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने को अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक परिषद है, याद रखना। अंतर्राज्यीय परिषद जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री सदस्य। जीएसटी परिषद भी क्या है? ये संवैधानिक परिषद है। वित्त आयोग एक संवैधानिक परिषद है। ठीक है। अनुच्छेद इतने भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच कुछ खर्चों का समाधान। गैर संवैधानिक प्रावधान। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को इसका गठन एक थिंक टैंक के रूप में किया गया जो देश के विकास के लिए नीतिगत करता है। इसका मुख्य कार्य सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए सुझाव देना है। विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन, जैसे राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा, सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा इत्यादि। उल्लेखनीय है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच सहकारिता की स्थापना करने में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के सम्मेलन का आयोजन, राज्यपालों के सम्मेलनों की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा, सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता कैबिनेट और मुख्यमंत्री के सम्मेलन केंद्र एवं राज्यों के बीच सहकारिता की जाएगी। अब हम प्रगति पोर्टल प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, भारत सरकार के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक माह मीटिंग का आयोजन करते हैं। इसका उद्देश्य राज्य और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समयबद्ध तरीके से लागू करना है। इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना और भारत सरकार द्वारा राज्यों को इसके लिए भी सहायता प्रदान करना। नीति आयोग के रूप में अध्यक्ष के प्रधानमंत्री के उपाध्यक्ष जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य एवं आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक से मिलकर बनाई जाती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल कर रीजनल काउंसिल भी बनाई जा सकती है। इसका मुख्य कार्य सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करते हुए सुझाव देना है। नीति आयोग की भूमिका। नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है जो भारत सरकार राज्य सरकारों के विकास के लिए विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करती है। ग्रामीण स्तर पर नियोजन को प्रोत्साहित करती है और विकास जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करती है जिससे विकास के कार्यों में संघ एवं राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। संक्षेप में इसके कार्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नीति निर्माण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, थिंक टैंक के रूप में कार्य करना,
एक नॉलेज हब, ज्ञान के केंद्र में इनोवेशन हब के रूप में कार्य करना, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन को कार्य करना। गठन के समय से ही नीति आयोग ने सहकारी संघवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं, जैसे भारतीय प्रवेश, वन नेशन वन इलेक्शन इत्यादि। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रतिबंधन के अंतर्गत की गई। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बना था, उल्लेखनीय है कि वैश्विक क्षेत्र में आने वाले राज्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य स्थापित करती है। ये भारत सरकार और क्षेत्र के राज्य सरकारों के बीच सहयोग और सामंजस्य की स्थापना करती है। ज्ञातव्य है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो मतभेदों को दूर करती है और सहकारिता के आधार पर कार्य करती है। प्रत्येक देश क्षेत्र के क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं और क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री क्रम के अनुसार इसके उपाध्यक्ष होते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन बना था ना, ये देखते हैं। 129 याद रखना। प्रतिस्पर्धी संघवाद पर 2014 के पश्चात भारत में संघवाद के इस नए रूप पर बल दिया जाने लगा है। उल्लेखनीय है कि यह राज्यों के बीच विकास एवं निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा और भारत सरकार द्वारा इसमें अपेक्षित सहयोग को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिस्पर्धी संघवाद एक संघीय राजनीतिक व्यवस्था में सरकारों और न्याय क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व और वांछनीयता को संदर्भित करता है। यह सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंदिता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रहा है। संघर्षात्मक संघवाद को रोकने के लिए सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद और वित्तीय संघवाद को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाना चाहिए। संघवाद के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? भारतीय संघीय प्रणाली प्रगतिशील रही है और मूलतः सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित रही है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघीय प्रणाली ने इस दिशा में अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इसके बावजूद भी कभी-कभी संघर्षात्मक संघवाद के लक्षण उत्पन्न होते रहे हैं। इसका अर्थ है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिसने संघीय भावना को कमजोर किया। उल्लेखनीय है कि इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे हैं। संघ और राज्यों के मध्य कभी-कभी विभिन्न मुद्दों पर तनाव, कभी-कभी संघ सरकार के द्वारा शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को अपनाया जाना, राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय और राज्य सरकारों के निर्माण में उनकी भागीदारी, जिसने राज्य सरकारों के संकीर्ण हितों के आधार पर कार्य करने पर प्रेरित हुई है। संघ सरकार के निर्माण में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी इसने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के मध्य प्रायः टकराव को जन्म दिया है। राजनीतिक आचरण में पतन, संघ के बजाय केंद्रीय शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देना, जैसे संघ सरकार के बजाय केंद्र सरकार, संघीय कानून के बजाय केंद्रीय कानून जैसे शब्दों का प्रयोग। सुभाष कश्यप ने संघीय शब्द के बजाय केंद्रीय शब्दों के प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
हालांकि संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाले ये कारक शाश्वत प्रकृति के नहीं है तथा समुचित उपायों के माध्यम से संघीय प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। राजनीतिक पतन पर नियंत्रण करना। भारत सरकार के लिए केंद्र सरकार के बजाय संघ सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग संघ सरकार। अंतर्राज्यीय परिषद एक क्या है, याद रखिए 263 में था। एक संघीय अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका को प्रभावी बनाया जाए। राज्यों के बीच जल विवाद, सीमा विवाद जैसे मुद्दों का राष्ट्रीय हित ध्यान में रखकर समाधान किया जाए। राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। भारत की संघीय प्रणाली की अमेरिका और कनाडा से तुलना। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना फेडरेशन है। संघीय प्रणाली का जन्म यहीं से हुआ है, किंतु अमेरिका में फेडरेशन का जन्म राज्यों की पहल से हुआ है। अमेरिका संघीय प्रणाली का फेडरेशन है और इस परंपरा या इस प्रणाली का विकास अमेरिका से हुआ है, परंतु वहाँ पर राज्यों की पहल से ही शुरू हुए थे। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में 13 राज्यों ने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमेरिकी फेडरेशन का निर्माण किया। अभी यहाँ राज्यों की संख्या 50 हो गई है, किंतु समझौते के अनुसार ये राज्य अमेरिका से अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका अविखंडनीय राज्यों का अविखंडनीय संघ है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे में इसी भावना के अनुरूप संघीय सूची निर्मित की गई और केंद्रीय सरकार की शक्तियां वर्णित की गई। शेष शक्तियां राज्यों को सौंप दी गई। इस प्रकार अवशिष्ट शक्तियां भी राज्यों में निहित हो गई, अर्थात अमेरिका की सरकार ने शक्तियों के परोक्ष निर्बंधन का सिद्धांत अपनाया। दूसरे शब्दों में संघीय सरकार ने मात्र अपने लिए विषयों का वर्णन कर विषय का निर्धारण कर दिया है। राज्य के लिए स्पष्ट रूप से शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया। यह अनेक मामलों में राज्यों को अधिक शक्तिशाली बना देता है। मॉडल भारत के लिए उपयोगी नहीं था। कनाडा में संघीय प्रणाली रचना संघीय विविधता के सिद्धांत के आधार पर की गई है। संघ के निर्माण की पहल कनाडा के केंद्र सरकार के द्वारा की गई और प्रांतों में गवर्नर की नियुक्ति के माध्यम से संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। यहाँ केंद्र और राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यह मॉडल भारत के लिए अधिक प्रासंगिक था। संविधान सभा में कनाडाई मॉडल के आधार पर भारत में संघीय प्रणाली का निर्णय लिया गया। यह संघ सरकार को अधिक शक्तियां सौंपता है। हालांकि व्यवहार में यदा कदा इस संघ एवं राज्यों के मध्य विवादों ने जन्म लिया है। ऐसे विवादों का समाधान करने में भी उच्चतम न्यायालय ने संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाते हुए समरस अर्थान्वयन के सिद्धांत को भी अपनाया। इसका अर्थ है कि समाधान के दौरान न्यायालय ने संघ एवं राज्यों के मध्य हितों में समरसता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। कहाँ गया? ये था क्वेश्चन। स्थापना है ये वर्ष 2002 में। परिषद में निम्नलिखित में किन सदस्यों को शामिल किया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य और
ये क्वेश्चन सभी हम देखते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इतने के अंतर्गत उल्लेखनीय है कि परिषद ने अपने सहयोग और सामंजस्य स्थापित किया भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच। ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। इतने कंटेंट से तो नहीं हो सकता इसमें। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्यों बदलाव किए हैं? संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। भारत के वित्त आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है? हाल में संगठित वित्त आयोग की विचारार्थ विषय में आप क्या जानते हैं? विवेचना कीजिए। भूमिका निभानी होती है। व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उसकी नियुक्ति की विधि और शर्तों के साथ ही उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका प्रयोग वह कर सकता है। संघ और राज्य के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1955 है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार के नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करना अपने स्वयं की अधिकारिता का कहना होगा या नहीं? अंतर्राज्य जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक दोनों हुई है? विवेचना कीजिए। संविधान के अंदर कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य व्यापार राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। 24वां क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय संघरोध
संघ सूची के अधीन एक संघ का विषय। 1900 के निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था? क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है, आगे इसमें से नहीं होगा, कहीं से सॉल्व होता है ना, इसी क्वेश्चन में पहले भी देखने को मिला। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित? बारह में लोक नीति के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ मालिका का महत्व क्या है? कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत की राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा या वित्तीय आपदा घोषित करता है। कैग की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों विचार करती है। ये ठीक है। कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने लोक नीति प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। चौथा गलत है। निम्नलिखित में कौन सी अनुशंसा 13वें वित्त आयोग से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन के संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज भारत के जननांगीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करने की योजना। और 12 में क्वेश्चन आया है वित्त आयोग से ही। 11 में भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची इस संघ सूची के अंतर्गत आता? देखो, संघ सूची से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। संघ सूची राज्य सूची, संघ सूची में राज्य सूची अंतर्गत आता है खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वित्त आयोग से संबंधित 2003 में क्वेश्चन बना है। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना गलत है पहला। प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा रिपोर्ट बनाना। भारत में वित्त आयोग बहुत क्वेश्चन बना है भैया। वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण ये नहीं करता है। तो भारत में राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानेतर और विधियेतर संस्थाएं हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है ना। आंचलिक परिषद में व्यवस्था नाम भी नहीं सुना होगा। आंचलिक परिषद तुम पूरे इसको पढ़ोगे फिर भी नहीं आएगा नाम। क्वेश्चन रिपीटेड भी है। देखो यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, बहुत क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व के की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग करता है। राज्य के अलग। केंद्रीय वित्त मंत्रालय क्या होता है ये अलग है। लोक लेखा समिति अलग कॉन्सेप्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? भारत की संचित निधि के सभी व्यय का लेखा परीक्षण करना और इस पर रिपोर्ट देना। आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सभी व्यापार हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राजकोष में जमा हो। ये तुमने पढ़ लिया ये सारे क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या है। संघ राज्य संबंध कौन कौन से टॉपिक? संघ राज्य विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। क्वेश्चन बनता है हर बार। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में संघ और राज्यों के मध्य विवाद। वित्त आयोग भारत में नियंत्रक क्वेश्चन बनता है। इम्पोर्टेंट है। संघ राज्य संबंध यूनियन स्टेट रिलेशनशिप।
विधायी संबंध 45 से 55 के बीच में है और 56 से 63 के बीच में प्रशासनिक संबंध है। फिर फाइनेंशियल, फिर 64 से 93 भाग 12 11 11। भाग 11 में विधायी संबंध और 45 से 55, 56 से 63 11 में ये वित्तीय संबंध जो है वो भाग 12 में है 64 से लेकर 93 तक। संविधान के भाग 11 में केवल 2 प्रकार के संघ राज्य संबंधों को बताया गया है, जिसमें चैप्टर 1 विधायी संबंध और चैप्टर 2 प्रशासनिक संबंध को व्यक्त करता है। 45 से 55 और 55 से 63 विधायी संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से 255 के बीच 245 से 255 के बीच किया गया है, जबकि प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख 256 से 63 के बीच किया गया है। तो संविधान में वर्णित भाग 12 वित्त, संविदा, संपत्ति, वाद, कार्यवाही आदि से संबंधित है। इन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A के मध्य किया गया है। संविधान के इसी भाग में ही संघ राज्य में वित्तीय संबंधों का वर्णन है। भाग 12 में और भी चीजें हैं, लेकिन उसमें से सब कुछ पार्ट ऐसा है जिसको हम वित्तीय संबंधों में समझेंगे। अब हम देखते हैं सीधा विधायी संबंध। विधायी संबंध आर्टिकल 245 के अनुसार विधायी संबंधों के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, जबकि राज्य विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य हेतु कानून बनाएगा। मतलब संसद पूरे देश के लिए, इंडिया के लिए, और राज्य जो है सिर्फ उसके लिए, यानी राज्य विधानमंडल सिर्फ अपने राज्य के लिए। अनुच्छेद 246 के अनुसार विधि निर्माण के विषय वस्तु क्या होगी यह बताया गया है। इसी के अनुसार संविधान की 7वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें वर्तमान में संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 एवं समवर्ती सूची में 52 का उल्लेख है। 98, 59 और 52। 98, 59, 52 संघ सूची में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय का उल्लेख। और ये किस में है ये सारी सूची? ये 7वीं अनुसूची में, ठीक है। आर्टिकल 246 के अनुसार अनुच्छेद 246(1) में माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 246A में जीएसटी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में वर्ष 2016 में जीएसटी जोड़ा गया। जीएसटी के संदर्भ में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, याद रखिएगा। जबकि अंतर्राज्य व्यापार से संबंधित नियमों पर जीएसटी के संदर्भ में कानून संसद द्वारा निर्मित किया जाएगा। जीएसटी के संदर्भ में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, जबकि अंतर्राज्य व्यापार से संबंधित नियमों पर जीएसटी के संदर्भ में कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो है वो अगर हो रहा है तो वो संसद बनाएगी। संघ सूची इसमें कितना है? इसमें 98 है, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। संघ सूची पर विधि का निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य सूची पर विधि का निर्माण राज्य द्वारा एवं समवर्ती सूची पर विधि का निर्माण संसद एवं राज्य दोनों द्वारा किया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य उन विषयों से है जिनका वर्णन 7वीं अनुसूची में नहीं है ही नहीं। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को। और ये 7वीं अनुसूची किसमें है? 246 में 7वीं अनुसूची है। आर्टिकल 254 के अंतर्गत ये समवर्ती सूची के विषय में संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों में विरोधाभास है। इसकी मात्रा तक विरोध की मात्रा तक राज्य विधानमंडल का कानून पूर्ण होगा।
होगा अर्थात संसद का कानून माना जाएगा। इन दोनों में विरोधाभास है। तो जितनी राज्य विधानमंडल ने जो कानून बनाया है वो जिस सीमा तक संसद के कानून का विरोधाभासी होगा वो उस सीमा तक उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा और बाकी संसद का कानून है उस स्थान में बाकी वहाँ पे कानून। किंतु यदि ऐसे कानून को निर्मित होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो वह शून्य नहीं होगा अर्थात वह कानून विधि लागू रहेगी। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की तथ्य अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है। ऐसा तब होगा जब राज्यसभा अपने उपस्थितियों में मतदान करने वाले तो यही बहुमत से प्रस्ताव पारित है। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कब? राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ऐसा तब होगा जब राज्यसभा अपने उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती। अर्थात राज्यसभा जब यह संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसकी वैधता संकल्प लागू रहने तक ही होगी, जिसे एक बार में 1 वर्ष के लिए पारित किया जा सकता है। तत्पश्चात इसकी पुनः आवृत्ति की जा सकती है। इसमें यह शर्त है कि संकल्प के समाप्ति के 6 महीने बाद यह कानून लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 250 में यह कहा गया है कि राज्य के विषय पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर आपातकाल की समाप्ति के 6 सप्ताह बाद लागू नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि राज्य के विषय पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद लागू नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 252 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक राज्य यह सहमति प्रकट करें कि उनके विषय पर संसद कानून बना सकती है तो संसद ऐसे विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। संसद द्वारा निर्मित ऐसे कानून को राज्य भी लागू कर सकते हैं जो सहमति देने से में शामिल नहीं थे। संसद ऐसे बनाए गए विधि में आगे संशोधन कर सकती है। इसमें राज्य विधानमंडल की भूमिका नहीं होती। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां आदि को लागू करने के लिए विधि का निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा। छठम विधायन विधि निर्माण के लिए जो शक्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं की गई है उसका अप्रत्यक्ष तरीके से प्रयोग नहीं किया जाएगा। राज्य क्षेत्रीयता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। किसी राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार उस राज्य की सीमा तक होता है। कोई राज्य की विधायी शक्ति का सिद्धांत है ना, किंतु इस नियम का अपवाद भी है अर्थात किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उसे राज्य के बाहर अन्य राज्य क्षेत्र पर भी लागू हो सकती है यदि राज्य और उसे विषय वस्तु के मध्य कोई संबंध हो। प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कानून बनाने का कार्य अन्य को सौंपना, जैसे संसद द्वारा नियम बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंपना। संघ राज्य प्रशासनिक संबंध
संविधान के भाग 11 में इतने से इतने तक प्रशासनिक संबंध मतलब होता है कि कानून बनाने का कार्य अन्य को सौंप दिया जाए। ठीक है। तो संघ राज्य प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद इतने से 63 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 256 केंद्र एवं राज्यों की बाध्यता। 256 केंद्र व राज्यों की बाध्यता। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों की सरकार इस प्रकार चलाई जाएगी जिसमें संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन राज्यों में होता है। राज्यों की सरकार इस प्रकार चलाई जाएगी जिससे संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन राज्यों में होता रहे। तो ये क्वेश्चन यही बता, एक मिनट 256 है ना, तो क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी। एक मिनट नहीं, क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान 2004 में संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी या प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न हो। यहाँ पे आंसर ये आ रहा है 250 देखते हैं। क्योंकि राज्यों की सरकार इस प्रकार चलाई जाएगी जिससे संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन राज्यों में होता रहे। राज्यों में होता रहे एक अलग बात है। 57 में क्या है? यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस बारे में निर्देश दे सकती है। 57 कुछ दशाओं में केंद्र का राज्यों को निर्देश। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे केंद्र को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अपनी सरकार चलाने में कोई बाधा ना आए। एक तरफ वो जिस प्रकार से चल सकती वो भी और दूसरा बाधा ना आए। केंद्र की सरकार इस संबंध में राज्यों को कोई निर्देश भी दे सकती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के संचार साधनों और रेलवे के संरक्षण के संबंध में कोई पहले राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार के सहमति से केंद्र के अधिकार क्षेत्र का कोई विषय राज्य को सौंप सकता है, जैसे रेलवे की घोषणा संबंधी विषय। और 258 इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के अधिकार का कोई विषय केंद्र को सौंप सकता है। बहुत क्लियर कट माइंडसेट होना चाहिए। देखो इसमें ये चीज़ें क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बता, संशोधन हुआ है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति संघ सरकार की सहमति से राज्य के अधिकार का कोई विषय केंद्र को सौंप सकता है। विवाद समाधान तंत्र, अंतर्राज्यीय जल विवाद समाधान, ये एक संविधान में लिखा है। नदी बोर्ड अधिनियम, नहीं ये नहीं है।
अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे के संबंध में विवाद का समाधान करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने से रोक सकेगी। परिणामस्वरूप संसद ने निम्नलिखित 2 अधिनियम बनाए हैं, ये और ये। तो ये एक्ट क्या ये संवैधानिक है? नदी बोर्ड अधिनियम 19 ये क्या एक संवैधानिक? नदी बोर्ड अधिनियम ये हो गया। उसके बाद यह एक बचावकारी कदम है। किसी नदी के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जा सकता है। यह नदी बोर्ड नदी के जल के संपूर्ण प्रबंधन के संबंध में सिफारिश करता है, जैसे नदी जल के उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, नहरों का निर्माण, बांध का निर्माण, जल विद्युत परियोजना का। नदी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 यह समाधान का प्रभावी कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत नदियों के जल बंटवारे से संबंधित विवाद का समाधान करने के लिए अलग अधिकरण स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यह विवाद प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अधिकरण का गठन किया जाता है, जिसे 3 वर्ष के अंदर समाधान देना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। इस अधिकरण में न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं और अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समकक्ष माना जाता है। अधिकरण के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है और इसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में भी अपील नहीं की जा सकती है। बाध्यकारी होता है। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह कानून बन जाता है और लागू हो जाता है। विगत वर्षों में समय समय पर विवाद के समाधान के लिए अधिकरण का गठन किया गया, जैसे कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण, कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण। कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण क्या ये संवैधानिक है? आलोचना एवं कमियां। नदी आलोचना एवं कमियां। सभी नदियों के लिए नदी जल स्थापित नहीं किए गए। अधिकरण में केवल न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जबकि राज्यों की मांग है कि उनके प्रतिनिधियों विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। अधिकरण को अपने निर्णय को लागू करवाने की शक्ति नहीं दी गई है। पहले स्थापित किए जा चुके अधिकरण न्याय करने में अधिक समय लेते हैं। अधिकरणों के निर्णयों की पालन में अनावश्यक विलंब
उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका दायर की जा सकती है। अधिकांश विवादों के जन्म और अधिकरणों के निर्णयों के खराब अनुपालन या क्रियान्वयन के लिए संकीर्ण आधार पर की जाने वाली राजनीति उत्तरदायी रही है। विगत वर्षों में राजनीतिक पतन और संकीर्णता में वृद्धि हुई है। उपाय एवं सुझाव: अधिकरणों में न्यायाधीशों के अतिरिक्त विशेषज्ञों और राज्यों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए। अधिकरणों को अपने निर्णय लागू करवाने की शक्ति प्रदान की जाए। नदी बोर्ड स्थापित किया जाए, क्योंकि ये सहयोग के बेहतर साधन बन सकते हैं। ऐसे विवादों को राजनीतिक संकीर्णता से मुक्त रखने का प्रयास किया जाए। नदियों के जल संबंधी डेटा बैंक को तैयार किया जाना चाहिए। नदी जोड़ों परियोजना पर कार्य करने की आवश्यकता है। राजनीतिक सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और जन जागरूकता विकसित की जानी चाहिए, जिससे राजनीति में सकारात्मक चिंतन वाले लोगों का प्रवेश संभव हो सके। एक स्थायी अधिकरण बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 गठन: अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर सर्वप्रथम 1990 में इसका गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद इतने है ना। ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? ये संवैधानिक है। कार्य क्या है? संरचना क्या है? राज्यों के मध्य विवादों के बिंदु को पहचानना और सुझाव देना, राज्यों के मध्य सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना और ऐसे विषयों की जांच करना जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के समान हित हों। नीति और कार्यवाही के मध्य अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना। संरचना: भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके सदस्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रशासक होते हैं। इसका जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसके सदस्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कुल 6 होते हैं तथा राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात प्रशासक, यानी पीएम हो गए, फिर कैबिनेट मंत्री हो गए 6 कैबिनेट मंत्री, फिर सीएम या फिर वहाँ के जो प्रशासक हैं या मुख्यमंत्री। बैठक प्रति वर्ष इसकी 3 बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। कोई बाध्यकारी नहीं। सचिवालय दिल्ली है। अंतर्राज्यीय परिषद अपेक्षा के अनुरूप भूमिका निभा पाने में सफल नहीं रही है। 1950 से 1990 तक इसका गठन नहीं किया गया, किंतु 1990 में जब इसका गठन किया गया उसके पश्चात इसकी प्रतिवर्ष बैठकें आयोजित नहीं की जा रही। इसकी बैठकों के आयोजन में अधिक अंतराल देखने को मिल रहा है। इसके बैठक का आयोजन इसके बैठक का आयोजन केंद्र व राज्य के सहयोग पर निर्भर करता है, अतः बैठकों के आयोजन में सहयोग का अभाव रहा है। पिछले 3 दशकों में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है। इस प्रकार यह राजनीतिक उपेक्षा का अधिकार रहा है, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद संघ और राज्यों के बीच सहयोग और सामंजस्य का एक प्रभावी प्लेटफॉर्म यह सहकारी संघवाद का प्रमुख आधार है। अतः
राजनीतिक मतभेद से दूर हटकर अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसमें कई सारी चीजें हैं, वित्त आयोग भी याद आएगा। वित्त 64 से लेकर पूरा 300 तक है ना, लास्ट में वही है। नहीं वसूला जाएगा। अनुच्छेद 265 में वर्णित है, संसद के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जाएगा ना ही वसूला जाएगा। 66(1) क्या बोलता है, संचित निधि। 66(2) लोक लेखा निधि और 67 आकस्मिक निधि। और फिर उसके बाद है 275 केंद्र के द्वारा राज्य को सहायता एवं अनुदान देना। 79 इसमें सरकार के शुद्ध आय का वर्णन किया गया है और इसे शुद्ध आय के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अनुच्छेद 279 इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद का अध्यक्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री एवं सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं। 101वें संविधान संशोधन 2016 वित्त आयोग की बात करते हैं। संविधान में प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होता है। गठन की बात करते हैं। राष्ट्रपति रचना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसदीय विधि द्वारा। वित्त आयोग की बात कर रहे हैं। संविधान में प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होता है वित्त आयोग। गठन राष्ट्रपति द्वारा। संरचना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें 5 लोग होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य लोग होते हैं। एक अध्यक्ष हो गया और 4 अन्य सदस्य हो गए। ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन सार्वजनिक मामलों के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है। अध्यक्ष कौन होता है, सार्वजनिक मामलों में रखने वाले। अन्य 4 सदस्यों का चयन उन लोगों में से किया जाता है जिनकी निम्नलिखित योग्यताएं हों। मतलब 4 यहाँ से और एक इससे से। वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो या न्यायाधीश के रूप में चयन की योग्यता रखे। वह सरकारी वित्त या खातों का ज्ञान रखता हो। वह प्रशासनिक और वित्तीय विशेषज्ञता में अनुभव रखता हो। उनके पास अर्थशास्त्र और उनके सभी उपागम का विशेष ज्ञान रखता हो। कार्य क्या है, भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करना, जैसे संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाएगा, उनका राजस्व बंटवारा कैसे होगा। संघ द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता और अनुदान का आवंटन की सिफारिश करना। राज्यों की संचित निधि को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश। ये वित्तीय सिफारिश पंचायतें और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर की जाती है। कुछ अन्य कार्य जो राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग को सौंपे गए हैं वो भी ये कार्य करता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए वित्त आयोग क्या है ना। हम कंप्लीट ही देख लेते हैं। कंप्लीटली करिए। फाइनेंस कमीशन हम देख ही रहे हैं। तो राजधानी का 280 में है के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में मतलब 5 ईयर में गठन किया जाता है। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। संरचना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं और फिर बाकी 4 अन्य सदस्य होते हैं।
अब अगर अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं तो इनकी योग्यताएं क्या हैं? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति ही करते हैं। सदस्यों की योग्यता का निर्धारण सार्वजनिक मामलों के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से एक किया जाता है। सार्वजनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो 4 हैं इनके लिए जो योग्यताएं हैं वो देखिए। वह किसी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो या न्यायाधीश के रूप में चयन की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट में है तो वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो या उसकी योग्यता न्यायाधीश बनने की हो, पहली चीज। दूसरा, वह सरकारी वित्त या खातों का ज्ञान रखता हो, उसके पास सरकारी वित्त या खातों का ज्ञान हो। तीसरा पॉइंट है, वह प्रशासनिक और वित्तीय विशेषज्ञता में अनुभव रखता हो। क्या? प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वित्तीय विशेषज्ञता, फाइनेंशियल विशेषज्ञता का अनुभव हो उसके पास। और चौथा पॉइंट है, उसके पास अर्थशास्त्र और उसके सभी उपागम का विशेष ज्ञान। ये 4 फैक्टर हैं। ठीक है, कार्य क्या है? हम कार्य देखते हैं कि कार्य क्या करता है। भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करना, प्रेसिडेंट को सिफारिश करता है। संघ एवं राज्यों के बीच जो टैक्स है, करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाएगा? संघ द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता और अनुदान का आवंटन की सिफारिश। राज्यों की संचित निधि को मजबूत करने के उपाय की सिफारिश, संचित निधि राज्यों की। फिर ये वित्तीय सिफारिश पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर की जाती है। कुछ अन्य कार्य जो राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग को सौंपे जाएं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। दोस्तों 81 में क्या है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। 281 में ये लिखा गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। ठीक है। वित्त आयोग की समीक्षा। वित्त आयोग ने अपने गठन के बाद से राज्यों को दी जाने वाली धनराशियों के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इसने संघ और राज्यों के मध्य सहकारी संघवाद और वित्तीय संघवाद की स्थापना में योगदान दिया है। विगत वर्षों में राष्ट्रपति ने समय समय पर वित्त आयोग के लिए अतिरिक्त विषय भी सौंपे हैं, जैसे वित्त आयोगों को समय समय पर आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन इत्यादि विषयों पर भी सिफारिशें करने का दायित्व सौंपा जाता रहा है। इतने वित्त आयोग के महत्व में वृद्धि की है न भारत सरकार द्वारा ऋण या उधार लेना वो देश से बाहर या भीतर से ले सकती है। मात्रा का निर्धारण संसद द्वारा कानून बनाकर गारंटी भारत की संचित निधि पर। 93 में राज्य सरकार द्वारा ऋण या उधार लेना। 93 में केवल भारत सरकार से ले सकती है। मात्रा का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। गारंटी राज्य की संचित निधि पर शर्त संसद द्वारा। अनुच्छेद 299
भारत सरकार एवं राज्य सरकार संविदा हेतु सक्षम। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से अधिकार के अनुच्छेद 31 में था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। किसी व्यक्ति के विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता है। विधि के प्राधिकार के बिना। भाग 13 क्या है? भाग 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, वाणिज्य प्लस समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 301 पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में व्यापार प्रावधान करता है। सार्वजनिक हित के लिए संसद आवश्यक समझे तो राज्यों के बीच या भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के भीतर व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्रता पर कानूनी प्रतिबंध लगा सकती है। संसद लगा सकती है। राज्य सरकार भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर रोक लगा सकती है। राज्य सरकार भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर रोक लगा सकती है। ये पॉइंट नहीं समझ में आया, बाद में देखते हैं ठीक क्या है। लास्ट में हम समझेंगे कैग के बारे में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। संविधान में प्रावधान। भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 51 तक। ये भाग 5 में है, ठीक है, 48 से 51 तक। नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा योग्यता संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। योग्यता के बारे में संविधान कुछ भी नहीं कहता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। दोनों में से जो भी पहले हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के जैसे समान। तो हमने क्या देख लिया, भाग 5 में है और 148 से 151 तक बात की गई। संविधान योग्यता के बारे में कुछ नहीं बोलता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए। और स्वतंत्रता की बात है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। कैग की स्वतंत्रता के लिए संविधान में प्रावधान। स्वतंत्रता का तरीका कठिन है। संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए अतिरिक्त के तरीका कठिन है। वेतन भत्ता कार्यालय खर्च भारत के संचित नेट पर आधारित है। तीसरा पॉइंट, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान लेखा विभाग संबंधी अधिकारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की सेवा शर्तें इसके सिफारिश के बाद ही निर्धारित की जाती हैं। लेखा विभाग संबंधी अधिकारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की सेवा शर्तें इसके सिफारिश के बाद ही निर्धारित की जाती है। कैग सरकार की अधीन न होकर संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कैग संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के नियंत्रक कैग के कार्य तो 149 में वह कार्य जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। कैग का क्या कार्य करेगा? कैग के कार्य के बारे में संविधान कुछ नहीं बोलता। केवल जो संसद कानून बना के निर्धारित करेगी वही काम कैग करेगा। अनुच्छेद 150 लेखों का प्रारूप तैयार करना राष्ट्रपति के परामर्श। संघ और प्रत्येक राज्य, संघ एवं प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करना। लेखा एडोप्टेड करना कि क्या उसका खर्च रहा है, क्या व्यय रहा है, इस तरीके से। राज्य सरकारों के लेखांकन का कार्य। भारत सरकार का लेखांकन कैग द्वारा नहीं बल्कि संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, राज्य सरकारों के लेखांकन का कार्य
लोक निगमों का लेखा परीक्षण, सरकार के भंडारण गृहों का परीक्षण, संघ व राज्य सरकारों या राज्य सरकारों के विरुद्ध आय की गणना करना, सरकारी कंपनियों का पूरक परीक्षण करना, अन्य दायित्व जो सौंपे गए। अकाउंट, आय व्यय का विवरण, लेखा, लेखांकन, अकाउंटिंग, लेखों का रखरखाव, ऑडिट, लेखों की जांच पड़ताल। लेखा माने होता है आय व्यय का विवरण, लेखांकन आय व्यय के विवरण का रखरखाव और लेखा परीक्षण आय व्यय के विवरण के रखरखाव की जांच पड़ताल करना। राष्ट्रपति कैग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को संसद के पटल पर तो वहीं राज्यपाल संबंधित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। लेखा परीक्षण के प्रकार, कई तरीके के लेखा परीक्षण में क्या होता है कि जो आय व्यय के विवरण है उसकी जांच पड़ताल करना कि वास्तव में इतना ही वहां पर व्यय किया जाना चाहिए था या नहीं। तो इस तरीके से विधिक लेखा परीक्षण व्यय कानूनों की सीमा में किया गया है या नहीं इसकी जांच करना। विधिक औचित्य की जांच करना, दक्षता और मितव्ययता की जांच करना या निष्पादन की जांच करना, भौतिक परिणामों की जांच करना। व्यवस्था लेखा परीक्षण, व्यवस्था के प्रभाव की जांच करना। सामाजिक लेखा परीक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व की जांच करना। कैग की समीक्षा, कैग की समीक्षा, कैग का पद भारत में औपनिवेशिक विरासत का उदाहरण है, अतः इसके कार्यकाल में ब्रिटिश कालीन लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी कैग पर जांच के नाम पर हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगे हैं और सामाजिक लेखा परीक्षण जैसी हुई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने का एहसास कैग को नहीं है। इन सीमाओं के अधीन रहते हुए कैग ने विगत वर्षों में प्रभावी भूमिका निभाई है और अनियमितताओं को प्रकट करने में कैग सक्रियतावाद पर परिचय दिया है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में उसने प्रभावी भूमिका निभाई है। यही कारण है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्राधिकारी की संज्ञा दी है। यदि उन्हीं कमियों को दूर किया जाए तो इसके कार्यालय को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ब्रिटेन से तुलना, भारत में कैग का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में यह दोहरी भूमिका निभाता है। जैसे नियंत्रक के रूप में ब्रिटेन के राजकोष से धन की निकासी पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि ब्रिटेन में इसके हस्ताक्षर से ही धन निकाला जा सकता है। महालेखा परीक्षक के रूप में लेखों की जांच पड़ताल करना, भारत में कैग संचित निधि के नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता। भारत में यह भूमिका वित्त मंत्रालय निभाता है। भारत में कैग का कार्य सिर्फ लेखा परीक्षण करना है, बस जांच पड़ताल करना कि यहाँ क्या गलत हुआ, इसे नहीं नियंत्रण नहीं कर सकता। बाद में संघ और राज्यों के मध्य विवाद का कारण, वर्ष 1967 तक संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों में प्राय विवाद नहीं थे, क्योंकि संघ और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकारें थी। वर्ष 1967 के पश्चात जब संघ एवं राज्य में अलग अलग दल की सरकारों का निर्माण हुआ तो संघ एवं राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न होने लगे। विवाद के कारण निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 356 का
दुरुपयोग और राज्यपालों की नियुक्ति, पदोन्नति और भूमिका। राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित किया जाना। राजनीतिक हितों का टकराव और राजनीतिक अखिल भारतीय सेवा। राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे बीएसएफ के क्षेत्राधिकार को 15 किलोमीटर से दूर बढ़ाकर 50 किलोमीटर करना। राज्यों की संघ पर वित्तीय निर्भरता। संघ राज्य संबंधों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। कुछ राज्य खाद्य अनुसूची में संशोधन की मांग भी करने लगे हैं। वे अधिक स्वायत्तता चाहते हैं और राज्य सूची में विषयों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, जैसे वे शिक्षा आदि विषयों में अपना पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। 21वीं शताब्दी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संघ एवं राज्य दोनों को संघर्षात्मक संघवाद से ऊपर उठकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना होगा, जिसमें प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी उपयुक्त स्थान देना होगा, इसके लिए राजनीति में सुधार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सरकारी आयोग एवं पूंजी आयोग की सिफारिशों को लागू करना होगा।